भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को यानी भारत में जो स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हुआ कांग्रेस की स्थापना के साथ उसे प्रायः 3 चरणों में बांटा जाता है, 3 अलग अलग चरणों में। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण यानी तीसरा चरण। स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम चरण उदारवादी राजनीति का काल था, जो कि 1885 से 1905 तक जो नरमपंथियों की उदारवादी राजनीति चली उसे हम स्वतंत्रता संघर्ष का पहला चरण कहते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष के दूसरे चरण में उग्रवादी धारा का विकास हुआ, जिन्हें हम गर्मपंथी कहते हैं। तो दूसरे चरण में 2 तरह की धारा का विकास हुआ। पहले तो स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण 1906 से लेकर 1919 तक माना जाता है। इसमें एक तरफ तो कांग्रेस के भीतर ही उग्रवादी धारा का विकास हुआ, उग्र विचारधारा का विकास हुआ, और दूसरे क्रांतिकारी आतंकवाद का भी उद्भव हुआ। वास्तव में क्रांतिकारी आतंकवाद उग्र राष्ट्रवाद का ही एक चरम अवस्था था। जब हम उग्र राष्ट्रवाद का अवलंबन करते हैं तो उसका चरम होता है बम और पिस्तौल की राजनीति। तो भारत में जो क्रांतिकारी आतंकवाद का विकास हुआ वो कोई अलग थलग धारा नहीं थी, बल्कि भारत में जो उग्र राष्ट्रवाद पनप रहा था एक तरह से कांग्रेस के अंतर्गत ही, जिन्हें हम गर्मपंथी कहते हैं। तो उसी उग्र राष्ट्रवाद की चरम अवस्था थी बम और पिस्तौल की राजनीति, जिसे हम क्रांतिकारी आतंकवाद कहते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का सक्रिय प्रवेश होता है। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का सक्रिय प्रवेश 1920 के असहयोग आंदोलन से माना जाता है। इसके पहले चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया था वो महज सत्याग्रह का एक प्रयोग था। सत्याग्रह का प्रयोग कर रहे थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? 1917 में चंपारण में किया था। सत्याग्रह का दूसरा प्रयोग उन्होंने खेड़ा के किसानों के लिए किया, खेड़ा गुजरात में है। सत्याग्रह का तीसरा प्रयोग इन्होंने 1918 में अहमदाबाद के मिल मजदूरों के पक्ष में किया था। सत्याग्रह के 3 चरण जब उन्होंने सफलतापूर्वक भारत में पूरे किए, तीनों में गांधी जी की बात मानी गई थी, तो गांधी जी का आत्मविश्वास बढ़ा और उन्होंने भारतीय राजनीति में सक्रिय कदम रखा असहयोग आंदोलन के माध्यम से। तो भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का तीसरा चरण गांधीवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। यह सत्याग्रह का काल था। इस वीडियो में हम स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण पढ़ेंगे। स्वतंत्रता संघर्ष के दूसरे चरण में एक तरफ तो कांग्रेस के भीतर ही उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का उद्भव हुआ और दूसरी तरफ क्रांतिकारी आतंकवाद का भी उद्भव हुआ। वास्तव में क्रांतिकारी आतंकवाद उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा का ही अंतिम परिणाम था। दोनों का उद्देश्य क्या था? चाहे उग्र राष्ट्रवादी हो, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, ये जो उग्र राष्ट्रवादी थे, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था ब्रिटिश हुकूमत को, ब्रिटिश शासन को भारत में समाप्त करके भारत में पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज मतलब भारतीयों द्वारा शासन, भारत में पूर्ण स्वराज की स्थापना करना है। वास्तव में क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा लेने वाले युवाओं का लक्ष्य भी यही था। यानी दोनों का लक्ष्य एक था, ब्रिटिश राज को समाप्त कर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। स्वतंत्रता संघर्ष के दूसरे चरण में ये लक्ष्य था ब्रिटिश राज को समाप्त कर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना, जबकि स्वतंत्रता संघर्ष का जो पहला चरण था उसमें ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करने का लक्ष्य नहीं रखा गया था। ये सब संकल्पनात्मक बातें हैं। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो सवाल जब भी इस तरह से पूछे जाएंगे, वाक्य बनाए जाएंगे, गलती हो जाएगी। तो स्वतंत्रता संघर्ष के पहले चरण में जो कि 1885 से 1905 तक चला और जिस दौर में नरमपंथी नेताओं का प्रभाव था कांग्रेस पर, उस चरण में ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त कर स्वराज हासिल करने का कोई भी लक्ष्य नहीं था। यानी ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त कर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य नया लक्ष्य था और ये उदारवादी नेताओं के बिल्कुल विपरीत था। उदारवादी नेता ब्रिटिश साम्राज्य में निष्ठा व्यक्त करते थे और ब्रिटिश साम्राज्य में निष्ठा व्यक्त करते हुए चाहते क्या थे कि हमें डोमिनियन स्टेट मिल जाए, स्वशासन मिल जाए। डोमिनियन स्टेट मतलब होता है कि संप्रभुता तो ब्रिटिश सरकार की रहेगी, यानी ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत ही भारतीयों द्वारा भारत पर शासन का अधिकार मिल जाए और संप्रभुता ब्रिटिश हुकूमत की रहेगी। तो उदारवादी बुद्धिजीवी डोमिनियन स्टेट चाहते थे, अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, जबकि उग्र राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा लेने वाले युवा
ब्रिटिश राज को पूरी तरह समाप्त कर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना चाहते थे। लेकिन एक खास अंतर था। जो उग्र राष्ट्रवादी नेता थे, यानी जो उग्रपंथी नेता थे, हम उन्हें उग्रवादी नेता भी कहते हैं, उग्रपंथी नेता भी कहते हैं। और उग्रवादी मतलब क्या होता है? उग्र बातें करने वाला। उग्रवाद और आतंकवाद में अंतर होता है, आप जानते हैं कि नहीं? उग्रवाद होता है कि खुलेआम खिलाफ बातें करना, खिलाफत करना, उसे हम कहते हैं उग्र धारा। और आतंकवाद क्या होता है? आतंकवाद हिंसा का सहारा लेकर भय पैदा करता है। तो आतंकवाद और उग्रवाद में अंतर होता है। क्लियर है? तो उग्र राष्ट्रवादी अपना लक्ष्य हिंसा के माध्यम से नहीं प्राप्त करना चाहते थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्रपाल हो गए, अरविंद घोष, इन लोगों ने उग्रवादी बातें की, उग्रवादी विचारधारा को अपनाया, उग्रवादी विचारधारा से जनता को ओतप्रोत किया, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर नहीं। ये हिंसा का सहारा लेकर पूर्ण स्वराज की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे। इन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण बहिष्कार को अपना हथियार बनाया। शांतिपूर्ण बहिष्कार करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, विदेशी वस्तुओं को अस्वीकार कर देना, स्वदेशी वस्तुओं पर बल देने लगना। ये चाहते थे कि ब्रिटिश हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दो। जब हम उन्हें सहयोग ही नहीं देंगे, सहयोग न देने का अर्थ क्या होता है? टैक्स न दो उन्हें, उनकी नौकरियां छोड़ दो। अंग्रेजी सरकार ने जो विद्यालय खोल रखे हैं, अपने बच्चों को उन विद्यालयों से बाहर कर लो। वकील लोग अदालतों में जाकर वकालत करना बंद कर दें। जब हम किसी भी तरह का सहयोग नहीं देंगे तो ब्रिटिश हुकूमत अपने आप वापस चली जाएगी। हालांकि गर्मपंथी यानी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने बातें तो बड़ी बड़ी की थी, लेकिन इनकी योजनाएं बड़ी बड़ी थी, लेकिन उसे धरातल के स्तर पर ये नहीं ला पाते थे, क्योंकि निर्णय लेने के बाद इन्हें पता नहीं होता था कि आगे करना क्या है। क्योंकि अभी भी जब भी करने के लिए जनता का साथ चाहिए होता है, कुछ भी करने के लिए जनता का साथ चाहिए, लेकिन जनता में ये बहुत अंदरूनी पैठ नहीं बना पाए थे। इसलिए बातें तो बड़ी बड़ी करते थे, महात्मा गांधी की तरह ही, लेकिन इनके पीछे उतना विशाल जनसमूह भाग नहीं लेता था। परिणाम स्वरूप 2 कदम आगे बढ़कर ये ठहरने लगते थे। तो ब्रिटिश राज, लेकिन उग्र राष्ट्रवादी नेताओं के लक्ष्य प्राप्ति के लिए शांतिपूर्ण बहिष्कार का सहारा लिया, जबकि क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश हुकूमत को भयभीत करने के लिए बम और पिस्तौल को अपना हथियार बनाया। क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा लेने वाले युवाओं का मानना था कि अगर हम बम और पिस्तौल के माध्यम से ब्रिटिश अधिकारियों को भयभीत कर दें, ब्रिटिश अधिकारियों की कुछ हत्याएं करके, है ना, खजाने लूटकर, डकैती डालकर, इस तरह से ब्रिटिश हुकूमत को हम भयभीत कर दें तो ब्रिटिश हुकूमत भारत छोड़कर चली जाएगी। इनका ये सोचना बिल्कुल पूरी तरह से गलत साबित हुआ और गलत था। उग्रवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय के कुछ कारण हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत से फैक्ट इसमें छूटे हुए हैं जिन्हें जानना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो उग्रवाद हो चाहे क्रांतिकारी आतंकवाद हो, दोनों के उदय के मिलते जुलते कारण थे। 20 वर्षों के काल में, अपनी स्थापना से लेकर 20 वर्षों के काल में उदारवादियों की जो याचना विनती करने की जो राजनीति थी, उससे कुछ भी भारतीय जनता को हासिल नहीं हुआ। नहीं स्वशासन हासिल हुआ, नहीं ऊंचे पदों पर भारतीयों की नियुक्ति हुई, नहीं लोकसेवा आयोग की स्थापना हुई, नहीं लंदन और भारत में परीक्षा साथ साथ आयोजित की गई, और नहीं भारतीय शासन की जांच के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया गया। मतलब कोई भी मांग इनकी प्रभावी तौर पर ब्रिटिश हुकूमत ने स्वीकार नहीं की थी 1905 तक। परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय को कहना पड़ा कि शिकायतें दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के लिए, लाला लाजपत राय को क्या कहना पड़ा कि शिकायतें दूर करने और रियायतें प्राप्त करने के पिछले 20 वर्षों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। हमने रोटी मांगी और हमें 20 वर्षों में सिर्फ पत्थर प्राप्त हुए। ये लाला लाजपत राय ने कहा था। भारत में जो असंतोष बढ़ा और जिसके परिणाम स्वरूप उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा और क्रांतिकारी आतंकवाद का उदय हुआ, उस असंतोष के कई कारण थे। केवल कांग्रेस की विफलता ही उसका कारण नहीं थी। कांग्रेस 20 वर्षों में विफल रही, वो तो सिर्फ एक कारण है, और भी अनेकानेक कारण थे। क्या जो सत्ता आप पर शासन कर रही हो और वो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक थी। अंग्रेज क्या थे? पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रतीक थे। वे भारत में चाहे नई शासन व्यवस्था स्थापित करते, चाहे परिवहन व्यवस्था का सूत्रपात करते, चाहे सड़क बनवाते, यानी जो भी प्रशासनिक फेरबदल यहाँ पे करते,
उसके पीछे पीछे क्या चल रहा था? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति चल रही थी। अंग्रेज जैसे जैसे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करते गए, भारत पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति हावी होने लगी। प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई देने लगा कि लोग पाश्चात्य खान पान, पाश्चात्य रहन सहन, पहनावा, जीवन शैली में पाश्चात्य रहन सहन को अपनाते चले जा रहे हैं। पाश्चात्य खान पान और रहन सहन सब कुछ स्वीकार करते चले जा रहे थे। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे वे भी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति में निष्ठा जाहिर करते थे। पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से उदारवादी नेताओं का कोई भी विरोध नहीं था, जो शुरू के 20 वर्षों में कांग्रेस पर जिनका प्रभुत्व था। 1885 से लेकर 1905 के वर्ष तक जिन नरमपंथी नेताओं का कांग्रेस पर पकड़ था, उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का कभी विरोध नहीं किया। इवन खुद भी सूट और टाई पहनकर कांग्रेस में भाग लेने जाते थे। तो भारत का जो पश्चिमीकरण बढ़ रहा था, उससे भी उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद की भावना भारत में पनपने लगी थी धीरे धीरे। क्योंकि जब हमारी संस्कृति पर हमला होता है, हम भारतीयों का सोच कुछ ऐसा होता है कि पेट पर हमला बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन संस्कृति पर हमला भारतीय नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। ऐसा आप आज भी देखते होंगे। ठीक है, तो भारत का जो पश्चिमीकरण बढ़ता जा रहा था, उसने भी उग्रवाद को बढ़ावा दिया। जबकि भारत में कैसे लोग थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष जैसे आध्यात्मिक नेता, इन लोगों ने भारतीय संस्कृति पर बल दिया। विवेकानंद से लेकर अरविंद घोष तक जिनका भी मैंने नाम लिया, इन लोगों ने भारतीय संस्कृति पर बल दिया और ये सिद्ध किया कि भारतीय संस्कृति पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति से बढ़कर है। एक तरह से भारत में जो उग्र राष्ट्रवादी भावना विकसित हुई, वो कहीं न कहीं से अपनी धर्म और संस्कृति की सुरक्षा हेतु प्रतिक्रिया के रूप में हुई। जब हम अपने धर्म और संस्कृति को लेकर असुरक्षित होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उग्र राष्ट्रवादी भावना का विकास हो जाता है। तो धर्म और संस्कृति की सुरक्षा हेतु प्रतिक्रिया स्वरूप उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद का उद्भव हुआ, है ना। बाल गंगाधर तिलक ने सभ्यता और संस्कृति पर बल देने के लिए ही 1893 में गणपति महोत्सव की शुरुआत की और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। गणपति महोत्सव 93 में शुरू हुआ या 95 में शुरू हुआ, शिवाजी महोत्सव, इन दोनों का उद्देश्य क्या था? इन दोनों का उद्देश्य केवल धर्म पर बल देना नहीं था। इन दोनों का उद्देश्य था धार्मिक समारोहों के माध्यम से भारत के लोगों में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करना और भारत के लोगों में अपनी सभ्यता और संस्कृति के प्रति प्रेम पैदा करके एक तरह से धार्मिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, है ना। तो हालांकि इसमें कुछ अदूरदर्शिता भी थी, जिसके नुकसान बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना के रूप में राष्ट्रवादियों को झेलने पड़े। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई? इन्हीं सब गतिविधियों के चलते हुई। तो एनी बेसेंट ने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है। ये काफी उल्लेखनीय है कि स्वयं एनी बेसेंट ने भी कहा था कि सारी जो हिंदू प्रणाली है वो पाश्चात्य सभ्यता से बढ़कर है। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत में उग्र राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद पनपने का एक कारण भारत की बिगड़ती आर्थिक स्थिति भी थी। भारत पर जैसे जैसे ब्रिटिश पकड़ मजबूत होता गया, औपनिवेशिक शोषण भारत का बढ़ता गया, भारत की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, जो देसी उद्योग थे तबाह होते चले गए, है ना, और गरीबी बढ़ती चली गई, भूखमरी बढ़ती चली गई। अंग्रेजों ने क्या किया कि अधिक से अधिक भूमि पर नगदी फसलों को लगाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे नगदी फसलों का क्षेत्रफल बढ़ा, खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घटता चला गया। इसके अलावा अंग्रेजों की जो लगान नीति थी इतनी उत्पीड़क थी कि बहुत से किसानों ने खेती करना छोड़ दिया और भाग गए खेती छोड़कर। इन सभी कार्यों का परिणाम ये हुआ कि भारत में खाद्यान्न उत्पादन बहुत गिर गया था और अगर किसी वर्ष बरसात ढंग से नहीं हुई, वर्षा कम हुई, तो सूखा पड़ जाता था, है ना। 4-4 साल 5-5 साल लगातार सूखा चलता था। ऐसे में भयंकर अकाल का वातावरण बन जाता था। तो 19वीं सदी के अंतिम वर्षों में 1876 से लेकर 1900 ईस्वी तक देश में कुल 18 बार अकाल पड़ा। समझिए इस बात को, देश में कुल 18 बार अकाल पड़ा और इस दौरान कुल 76,000 लोग मारे गए।
नहीं, इसमें नहीं, इसमें तो 4 से 5 लाख लोग मारे गए। हाँ, 76 से लेकर 1900 तक जो देश में कुल 18 काल पड़ी, इसमें 4 से 5 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस बीच 1896-97 का वर्ष है। 1896-97 के वर्ष में मतलब कहते हैं ना, कोढ़ में खुजली होना, एक तो अकाल पड़ा हुआ था, और उसी समय 1896-97 के वर्ष में मुंबई और आसपास का क्षेत्र, मुंबई के आसपास कौन सा प्रमुख शहर, जैसे पुणे ले सकते हैं, मुंबई और पूना के क्षेत्रों में भयंकर प्लेग फैल गया। एक तो अकाल, ऊपर से भयंकर प्लेग फैल गया। सरकार ने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जिससे कि इस बीमारी को रोका जा सके। सरकार की उदासीनता के चलते ही 76,000 लोग प्लेग के शिकार हो गए। ठीक है, 76,000 लोगों को प्लेग के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई कदम तो उठाया नहीं। उल्टे जो प्लेग अधिकारी थे, प्लेग की जांच के बहाने घरों में घुसते थे। अब अंग्रेज कहा जाता है कि अंग्रेज घरों में जाते थे, प्लेग की जांच के बहाने भारतीय स्त्रियों से दुर्व्यवहार करते थे, उनका अपमान करते थे। जहां तक मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। हो सकता है रहन सहन और संस्कृति का अंतर होता है। आमतौर पे पाश्चात्य कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ समारोह में खड़ा होगा तो उसका हाव भाव कुछ ऐसा होगा कि हम उसे गलत समझ लेंगे, क्योंकि उनकी सोच, उनका रहन सहन, उनकी संस्कृति कुछ अलग होती है। अब जैसे हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं, किसी औरत को अगर चेकअप करेंगे तो उसके औरत को चेक करते हुए भी उसके अंगों को जल्दी हुए छूना नहीं चाहते हैं, है ना। यहां तक कि जो संवेदनशील हिस्से होते हैं हाथ पैर के, वहां पे वो जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। और जबकि अगर कोई ब्रिटिश डॉक्टर आ गया तो किसी भी औरत को कहीं भी छू के बीमारी की जांच कर सकता है। तो इससे भारतीय लोग कहीं न कहीं से बदतमीजी के रूप में ले लेते होंगे। आप सहमत हैं मेरी बात से? ऐसा भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो इसी बीच ब्रिटिश अधिकारियों ने प्लेग की जांच के बहाने घरों में घुसे और जगह जगह से ऐसी खबर आई कि औरतों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों में गुस्सा भड़क गया। गुस्सा भड़का, इसका परिणाम ये हुआ कि पुणे में चापेकर बंधु थे, ये पुणे के थे, महाराष्ट्र में पुणे के जो चापेकर बंधु थे, इन्होंने प्लेग अधिकारी रैंड और आयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। क्रोध इतना ज्यादा फैल चुका था, पनप चुका था लोगों में। और इसके बाद तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में, बार बार जो भी करते थे केसरी में करते थे, तो केसरी में उन्होंने एक लेख लिख के इस हत्याकांड को जायज ठहराया कि ब्रिटिश अधिकारी जिस तरह से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में दूसरा उपाय ही क्या है, इस तरह से उन्होंने बात बोली, तो कहीं न कहीं से जायज ठहराया। परिणाम स्वरूप उन्हें 18 महीने के लिए कारावास भेज दिया गया, राजद्रोह का मुकदमा चलाकर, है ना। लॉर्ड कर्जन आते हैं भारत के गवर्नर जनरल बनकर 1899 में, 1905 तक रहते हैं। इनका जो 7 वर्षों का शासनकाल है, इसे शिष्टमंडलों, भूलों और आयोगों का काल कहा जाता है। बहुत सारे भूले की, बहुत सारे आयोग गठित किए। लॉर्ड कर्जन जब हम पढ़ा रहे थे, हमने दिखाया था कि बहुत सारे आयोग लॉर्ड कर्जन ने गठित किए थे। लॉर्ड कर्जन द्वारा गठित अधिकतर आयोगों का मकसद था भारतीय जनता और भारतीय युवाओं पर अपनी ब्रिटिश हुकूमत की पकड़ को मजबूत करना। तो लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिक्रियावादी कार्य थे, उससे भी भारत में राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद को भड़कने का अवसर मिल गया, है ना। विशेष रूप से कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन और विश्वविद्यालय अधिनियम, जिसके द्वारा विश्वविद्यालयों पर ब्रिटिश पकड़ को मजबूत किया गया, नियम कानून ज्यादा थोपे गए विश्वविद्यालयों पर, ताकि जो युवा ज्यादा जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, उन्हें थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। उग्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने, इनकी खास बात थी कि उदारवादी ब्रिटिश हुकूमत के सामने गिड़गिड़ाते थे, याचना करते थे, जबकि उग्रवादी नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के सामने याचना करने और गिड़गिड़ाने के बजाय आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान पर बल दिया है। इनका जो मुख्य फोकस था आत्मनिर्भरता स्वाभिमान पर है कि हम कोई वस्तु तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम उसके लिए सक्षम हैं। गिड़गिड़ा के हम उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हम सक्षम हैं तो उस वस्तु को हम प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अधिकार मांगने की वस्तु नहीं होती है, अधिकार बलपूर्वक छीन लेने की वस्तु होती है। ठीक है, तो स्वराज प्राप्ति को इन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने एक तरह से ब्रिटिश हुकूमत को देश से बाहर करके पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बना लिया था। तिलक ने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध एक वाक्य है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक ने ही कहा था कि एक अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा मैं एक हीन स्वदेशी सरकार को बेहतर मानता हूं।
है ना। एक अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा मैं हीन स्वदेशी सरकार को बेहतर मानता हूं, ये बात भी तिलक ने कही थी। अरविंद घोष का एक वाक्य बड़ा ही फेमस है कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास होता है। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास होता है, और बिना राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल किए देश में बिना राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल किए सामाजिक शैक्षणिक विकास, औद्योगिक और आर्थिक विकास की बातें करना मूर्खता की चरम सीमा है। क्योंकि जब तक, हम फिर से रिपीट कर दें, राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है, और बिना राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल किए सामाजिक शैक्षणिक विकास, औद्योगिक आर्थिक विकास की बात करना मूर्खता की चरम सीमा है। क्योंकि जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता हमें नहीं हासिल हो जाएगी, आप क्या शैक्षणिक और सामाजिक विकास करेंगे हमारा? क्योंकि हम तो खुद ही स्वतंत्र नहीं है, पहले हमें तो स्वतंत्र करिए। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल में युवाओं का नेतृत्व किया था। जिस तरह से बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में प्रसिद्ध होते चले जा रहे थे, युवाओं के बीच लोकप्रिय होते चले जा रहे थे, उसी तरह से बिपिन चंद्र पाल बंगाल में युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे थे। अरविंद घोष भी और बिपिन चंद्र पाल भी। इसी कारण से बिपिन चंद्र पाल को बंगाल में तिलक का सेनापति, तिलक का एजेंट यानी तिलक का सेनापति कहा जाता था इन्हें। आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में तिलक का सेनापति किसे कहा जाता था, तो आपका उत्तर होगा बिपिन चंद्र पाल को। बिपिन चंद्र पाल का एक कथन बड़ा ही फेमस है कि अगर सरकार आकर मुझसे कहे कि स्वराज ले लो, तो मैं धन्यवाद देते हुए कहूंगा कि मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं ले सकता जिसे प्राप्त करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मतलब मुझे भीख नहीं चाहिए, मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं ले सकता जिसे प्राप्त करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। तो मैं स्वतंत्रता संघर्ष का द्वितीय चरण में जो लक्षण थे उस पर बात कर रहा था और उसका उद्भव क्यों हुआ। इसके बाद क्रांतिकारी आतंकवाद, चूंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट थे, बार बार पूछे जाते हैं, इसे शामिल करना जरूरी था। अगला अध्याय है क्रांतिकारी आतंकवाद का उद्भव। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि क्रांतिकारी आतंकवाद कुछ और नहीं, इसी चरण में जो उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा थी उसी का चरम रूप था। सवाल है कि क्रांतिकारी आतंकवाद का सहारा लेने वाले युवा कौन थे? ये युवा वो लोग थे जो कि ब्रिटिश दमन से निराश हो चले थे, है ना। ब्रिटिश लोगों का, अंग्रेजों का भारतीयों पर जो दमन होता था, है ना, क्योंकि अगर शांतिपूर्ण धरना भी हम देते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो अंग्रेजों की लाठी खाओ। तो ब्रिटिश दमन से निराश हो चले थे, इसलिए इनका जो शांतिपूर्ण धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार वगैरह विश्वास अब नहीं रह गया था। ये मानते थे कि ये अंग्रेजों के सामने हम कितना भी धरना देंगे, बहिष्कार करेंगे, शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, ये हमारी बात मानने वाले नहीं है। इनका मानना था कि एक पाश्चात्य शासन को, पाश्चात्य साम्राज्य को पाश्चात्य हिंसक तौर तरीकों से ही समाप्त किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका मानना था कि एक पाश्चात्य साम्राज्य को पाश्चात्य हिंसक तौर तरीकों से ही समाप्त किया जा सकता है, न कि धरने और प्रदर्शन के माध्यम से। इस बात में यकीन करते हुए क्रांतिकारी युवाओं ने बम और पिस्तौल उठाया, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की, खजाने लूटे, डकैतियां डाली। इनका विश्वास था कि ऐसा करने से ब्रिटिश हुकूमत डर के भाग जाएगी। अगले अध्याय में हम क्रांतिकारी आतंकवाद पढ़ेंगे। मैं जिस रूप में बोलता जाऊं उसी रूप में आप नोट्स बनाते जाइए। कभी मैं आपसे मिलूंगा, आपके नोट्स चेक करूंगा, अगर उसी रूप में देखूंगा तो मुझे बहुत ही खुशी होगी।